नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी पहाड़ पर महंगाई का ब्रेक फेल को लेकर। देवभूमि उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के रोज चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस बार यात्रियों की यात्रा महंगी पड़ेगी। उन्हें दर्शन करने के लिए बड़ी कीमतें अदा करनी होंगी। टोल प्लाजा पर टोल, पेट्रोल, डीजल के दाम ज्यादा होने के बाद सफर महंगा होगा, क्योंकि वाहनों का किराया भी बनाया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि कमर्शियल सिलेंडर पर 102 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे रेस्टोरेंट संचालकों के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ गया है और ये अब यात्रियों पर भी पड़ेगा। कई जगह पर आम जनता को महंगाई झेलनी पड़ेगी और इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में कल यानी 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। केदारनाथ के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के पहले 45 दिनों के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। यात्रियों की संख्या सरकार ने तय कर ली है, लेकिन चार धाम यात्रा मार्ग पर गाड़ियों की संख्या अब तक तय नहीं हुई है। गाड़ियों की कमी के चलते कई यात्री महंगी दरों पर प्राइवेट टैक्सी से सफर करने को मजबूर होंगे। वहीं किराए में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उत्तराखंड में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 102 रुपए बढ़ गए हैं। इसके साथ ही सिलेंडर 2398 रुपए 50 पैसे हो गया है, जिसमें कीमतों में 4 माह में करीब 453 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कल से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएंगे। ऐसे में महंगाई की मार चार धाम यात्रियों को भी झेलनी पड़ेगी। घर से दूर दूसरे राज्य में पेट भरने के लिए उन्हें खाने के लिए ज्यादा कीमत देनी होगी। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि चार धाम यात्रा के लिए भले ही हमने बड़े बड़े इश्तिहार छपवा दिए हों, लेकिन जनता को महंगाई के बोझ के तले सरकार दबाती जा रही है। सुखद खबर सुनने को मिल किस फ्रंट पर रही है? कौन सा मोर्चा ऐसा है? वनाग्नि से हम जूझ रहे हैं, हम बिजली संकट से जूझ रहे हैं। किसकी हीला हवाली की वजह से, किसकी कोताही, किसकी लापरवाही की वजह से? बेरोजगारी और महंगाई एक तरफ लोगों की जेब खाली कर ही रही है, वहीं कोरोना संकट दोबारा दस्तक दे चुका है। और अब जो बात आप बता रही हैं कि कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ोतरी हो गई है, तो मुझे लगता है कि भारत के लोगों को सहने की आदत हो गई। लगातार 2 सालों से कोरोना की मार झेल रही है आम जनता और महंगाई इस समय चरम सीमा पे है। आप देख रहे होंगे कि लगातार खाद्य सामग्री, जो अभी ये देख रहे होंगे आप, सरसों का तेल पहले 70, 75, 80 रुपए हुआ करता था, आज लगभग 200 से 250 रुपए लीटर ये हो चुका है। ये बड़ी अफसोस की बात है। सरकार को इस पे कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि आम जनता राहत की सांस ले। और क्या बोलते हैं, अभी जो हमारी जो चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसकी मार कहीं ना कहीं आम जनता पे पड़ने वाली है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी यात्रा नहीं कर सकता। भगवान बद्री विशाल से हम कामना करते हैं, बाबा केदार से कामना करते हैं कि ये महंगाई कम हो, सरकार की आंखें खोले, जिससे कि आम जनता के लिए राहत की सांस मिले। देखिए, मैं कुल मिलाकर के कहना चाहूँगा कि महंगाई तो बढ़ी है, उस पर इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु साथ साथ में आय के स्रोत भी बढ़े हैं। तो इसलिए दोनों का अगर देखा जाए तो समायोजन करके देखा जाए तो कुल मिलाकर के इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं और इस तरह के सुझाव भी दे रहे हैं कि कैसे हम कंट्रोल करें, किस तरह से हम टैक्स को कम करें। ये सभी राज्यों को उन्होंने निर्देशित भी किया है, सभी मुख्यमंत्रियों को कहा भी है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सब व्यवस्थाएं कंट्रोल में हो जाएगी और महंगाई में बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों की वजह से पूरे देश में महंगाई चरम पर है। अभी तक महंगाई सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस तक सीमित थी, लेकिन अब महंगाई लोगों के किचन में घुस गई है। फल, सब्जियां सहित अन्य जरूरी खाने के सामान महंगे हो गए हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट, होटल संचालकों व मालिकों के लिए सामान के दाम बढ़ाना मजबूरी हो गया। वहीं राज्य में अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले चार धामों की यात्रा करने वाले यात्रियों को ईश्वर के दर्शन के लिए महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। देहरादून से के न्यूज के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।
तो इस बार भगवान के दर्शन इतने आसान नहीं होने वाले हैं। महंगाई की पूरी मार यात्रियों और श्रद्धालुओं पर पड़ रही है। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही राजकुमार जायसवाल हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कमलकांत जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी के प्रवक्ता। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ में। रविंद्र जी, आप बताइए, चारधाम यात्रा की शुरुआत, लेकिन भगवान के दर्शन भी अब आसान नहीं, बड़े महंगे हैं। चारधाम यात्रा करने से पहले इंसान को 100 बार सोचना पड़ेगा। देखिए, इसमें कुछ समय से रेल मंत्री से लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और तमाम हमारे मंत्रियों ने चिंता जाहिर कर है इसकी की महंगाई कम करने के उपायों को लेकर कई विषयों पे इसमें गंभीरता से चर्चा भी हुई है। और कहीं ना कहीं इसके महंगाई के पीछे के कई सारे कारण है। मैं कई सारे लेख पढ़ रहा था, तो कई एक्सपर्ट के मैंने वो भी व्यूज भी पढ़े हैं। तो ये महंगाई खाली भारत में हो ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व में इस समय महंगाई की मार से दुनिया त्राहिमाम कर रही है। तो फिर भी लेकिन उसकी अपेक्षा के अंतर्गत भारत फिर भी एक ठीक स्थिति में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे महंगाई अगर बढ़ी है तो आय के साधन और संसाधन भी बढ़े हैं। इस प्रकार से अपने पीछे एक श्रम मंत्रालय का एक वो जो आंकड़ा इन्होंने जाहिर किया है 2 दिन पहले, इस प्रकार से लोगों की क्षमता बढ़ी है, लोग जो है मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। तो इस कारण भी, और दूसरा मैं एक एक्सपर्ट में उसके जेएनयू के प्रोफेसर थे, उनकी पढ़ रहा था, तो जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड काल में जिस प्रकार से मांग कम हुई और आपूर्ति जो है वो बाधित हुई, बड़ी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो गया, और उसके बाद जब कोविड गया तो डिमांड एकदम तेज हो गई। जो इंडस्ट्री, जो प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे थे, उनके पास उस समय उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिए थे, जिसके कारण एकदम तेजी से पूरे वर्ल्ड वाइड में एकदम डिमांड में बढ़ी। उसके कारण जो है इसकी महंगाई का एक कारण ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि महंगा, लेकिन लोगों की क्षमता भी बढ़ी है। आप अगर ऐसे समझे तो लोगों की खरीदारी की क्षमता भी बढ़ी है, लोगों की डिमांड भी बढ़ी है। इस कारण से भी एक ऐसा हो सकता है। ये मेरा नहीं है, ये मैं एक प्रोफेसर है उनका है, और कई सारे मैंने इसमें लोगों की व्यूज भी पढ़े हैं। और रही बात चारधाम यात्रा की, इस प्रकार से आपने कहा कि चारधाम यात्रा कैसे होगी, ये बात हकीकत है, लेकिन एक हर्ष का विषय भी है कि कपाट हमारे खुल रहे हैं अक्षय तृतीया के मौके पे। और जिस प्रकार से लोगों ने देश भर विदेश भर के लोगों ने उत्साह दिखाया है चारधाम की यात्रा में, और लगातार जो है उसमें ऑनलाइन लोगों की बुकिंग हो या लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, तो जिस प्रकार से और विभिन्न माध्यमों से हमें जानकारी मिल रही है, होटल इंडस्ट्री के लोगों से कई लोगों से मेरी बातचीत है, तो उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि उत्साह जिस प्रकार से लोगों का, यात्रियों का, धार्मिक आस्था रखने वाले हमारे आस्थावान लोगों का इस समय बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आने के लिए जो उनकी अपनी आस्था है, तो मुझे लगता है कि ठीक है महंगाई है, लेकिन लोगों की आस्था और देव दर्शन और उत्तराखंड की सुंदरता देखने के लिए लोग आतुर भी उतने ही हैं। बिल्कुल, लोग तो आतुर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था पर इस बार महंगाई जो है वो थोड़ी सी भारी भी पड़ रही है। मुझे लगता है कि कई लोग सोचेंगे भी, क्योंकि अगर व्यक्ति का इतना बजट नहीं है, व्यक्ति चाहता भी है ईश्वर के दरबार तक पहुंचना, दर्शन करना, तो वो पॉसिबल कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। राजकुमार जी के पास चलते हैं। राजकुमार जायसवाल जी हैं कांग्रेस पार्टी से। राजकुमार जी, अभी रविंद्र जी ने कहा कि सिर्फ भारत में ही महंगाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई की मार जो है वो पड़ रही है। आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं? राजकुमार जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आप ये देखिए, सबसे ज्यादा
असर जो है हिंदुस्तान में दिख रहा है। और आप देखिए, एक साल के अंदर दुगनी गति से महंगाई किसी भी देश में नहीं बढ़ी है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि आबादी बढ़ी है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी है और इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ये 1100 रुपए का सिलेंडर था जो आज 2398 रुपए का मिल रहा है। दुगनी वृद्धि किसी भी आज तक किसी देश में नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम आएंगे तो गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे और महंगाई को कम करेंगे। तो सारा जो उनके वादे थे, सारे उनके वादे आज कहीं धरातल पर उतर नहीं रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल हो, लगातार प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं। कभी भी हमने देखा होगा कि 5 रुपए 10 रुपए गैस के दामों में वृद्धि होती थी, आज 102 रुपए की वृद्धि हो रही है। राजकुमार जी, आपके पास वापस लौटेंगे। आप का ऑडियो वीडियो ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ में और भी मेहमान है आम आदमी पार्टी से दीपक पांडे जी हैं। दीपक जी, आप बताइए, अभी आपने सुना भाजपा प्रवक्ता का तर्क, आपको कितना समझ में आता है, कितना सही लगता है? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। बीजेपी का तर्क तो उनको कहाँ दिखाई देगी महंगाई तो जब कांग्रेस के जमाने में होती थी इनको तो तब महंगाई दिखा देती थी, जब 400 रुपए का सिलेंडर होता था, रिफाइंड जब 80 रुपए होता था, 60 65 रुपए होता था। इनको अब कहाँ दिख रहा है? अब अगर विरोधी अगर इनके प्रदर्शन भी करे तो इनको लगता है कि हम लोग बेकार की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास कोई काम नहीं है। इनको लगता है हम लोग खाली लोग हैं जो हम लोग खाली यहाँ प्रदर्शन करते हैं, लोगों के लिए चिंता करते हैं समाज, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं समाज का एक पार्ट है, भाग है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है आज इनको हम कोई भी चीज दिखाएंगे ये उस चश्मे से देख ही नहीं रहे, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए आदमी को कभी ना महंगाई दिखाई देती है ना कहीं ना कहीं इनको जनता का दुख दिखाई देता है। आज कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने उपनल कर्मचारियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना काल में इन्होंने उन लोगों का उपयोग करा और आज इनको दुरुपयोग करके उनको साइड किनारे कर दिया है। जंगलों में इस टाइम कहीं ना कहीं पूरे सब आग लग रही है। आप देख रहे हैं बिजली का पूरे देश में, आप देख रहे हैं कोयले की वजह संकट की वजह से कितनी चीजें दिक्कत में आ रही हैं। कहीं ना कहीं रेल लाइंस बंद हैं, 670 ट्रेनें भटक चुकी हैं। इनको ना आलू के रेट दिखते हैं ना प्याज के दिखते हैं। ये तो अभी इनसे कोई बात कर दो, अभी इनकी व्हाट्सएप जो फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है उसमें ये लोग मीम्स बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आलू से सोना कैसे निकलता है, दुनिया भर के काम कैसे होते हैं। लोगों का इनसे मजाक बनवा लो किसी से, इन लोगों से ये काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि इनको ये दिखाना है कि लोगों को नीचे कैसे दिखाना है। लेकिन इनको ये दिखाना है कि महंगाई को नीचे कैसे लाना है, ये बिल्कुल इन लोगों के बस की बात नहीं है। और ना कभी इन लोगों में जितने बार भी सरकार आई है इन लोगों की हर बार आपने देखा महंगाई बढ़ी है कहीं ना कहीं, और ये सुनने वाले भी नहीं है किसी के। ये तो कहेंगे नहीं भाई हम तो जीत गए, जनता अगर महंगाई होती तो जनता ने हमें चुना ही क्यों था। इनके तो कोई, इनको तो किसानों का आंदोलन भी नहीं दिखाई दे रहा था उस समय। वो तो कहते वो तो कुछ लोग खालिस्तान कर रहे थे। इनसे आप कोई भी वितर्क करेंगे सर मारने बराबर है। मुझे लग रहा है कि ये हम दोनों में से कोई ना कोई देखना नहीं चाहता। ठीक है, यानी आपको तर्क जो रविंद्र जी ने दिया वो समझ में नहीं आया और आपको लगता है कि महंगाई पर काबू कहीं ना कहीं पाया जा सकता है। ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ में लगातार हैं। कमलकांत जी के पास चलते हैं। कमलकांत जी, आप बताइए, आप उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है। 4 धाम उत्तराखंड का गौरव है, अभिमान है, लेकिन इस बार 4 धाम की यात्रा में कहीं ना कहीं महंगाई एक बड़ा अड़ंगा भी हो सकती है। भले ही लोगों की आस्था बेशुमार है, लेकिन इस आस्था पर महंगाई की मार क्या पड़ने वाली है आपको लगता है? क्योंकि बेतोड़ महंगाई देखने को मिल रही है। कमलकांत जी, आप अनम्यूट करें। जी जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। 4 धाम यात्रा जो है कि एक सौभाग्य समझता आदमी जीवन के अंतिम समय में यात्रा करता है, खासतौर से क्योंकि ये जो यात्रा होती है खासतौर से बुजुर्गों के लिए होती है। हालांकि युवा भी आप चाहते हैं, लेकिन ये जो होती है जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए होती है 4 धाम यात्रा जो समझते हैं। लेकिन 4 धाम यात्रा में जो महंगाई है, महंगाई का बड़ा असर पड़ रहा है। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि महंगाई पूरे विश्व में बढ़ी है। ठीक है, विश्व में बढ़ी है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड की स्थिति और उत्तराखंड में क्या स्थिति है। ये महंगाई आप देख सकते हैं कि 22% जो महंगाई बढ़ी है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा इस समय 22% बढ़ी है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, जो दवाई होती है वो 15 से 20% बढ़ गई है। सरकार को ये पता होना चाहिए कि दवाई के दाम कितने बढ़ रहे हैं। आम जनमानस पर तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है। टोल टैक्स लग रहा है, तमाम तरह के टैक्स लग रहे हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है, बिजली बढ़ रही है।
मतलब हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। तो और सरकार ये कह रही है कि और बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं कि जो क्या बोला था उन्होंने कि क्रय क्षमता बढ़ी है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, कैसे बोल रहे हैं वो क्रय क्षमता कैसे बढ़ी है। और 59 करोड़ लोग बेरोजगारी के लिए ये जो रोजगार की तलाश में थे, उन्होंने 59 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया है रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो ये जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, महंगाई बढ़ी है, उन्होंने पूरे विश्व में बढ़ी है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरह से गलत बोल रहे हैं कि पूरे क्रय क्षमता बढ़ गई। जब आदमी कमाएगा ही नहीं तो क्रय क्षमता कहाँ से उत्पन्न होगी। और 59 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है, ये स्थिति है। और हर चीज में महंगाई बढ़ी है। हालांकि 4 धाम पर उन्होंने सर्विस टैक्स के लिए छूट दिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन झूठ बातों पर मैं विश्वास नहीं करता कि कौन से प्रोफेसर हैं वो। उनसे हम एक दिन बात कर लेंगे, किसी दिन जाकर देखते हैं कौन से प्रोफेसर हैं। बाकी मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता अभी। ठीक है, यानी महंगाई जो है वो बेहिसाब बढ़ रही है। राजकुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी राजकुमार जी, आप बताइए, बेहिसाब महंगाई से क्या लगता है इस बार उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं पर इसका असर देखने को मिलेगा? जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, हाँ, आप ये देखिए जमाखोरी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बढ़ी है। खाद्यान्न से लेके पेट्रोल से लेके गैस तक लेके एक मोनोपोली कुछ लोगों ने बना ली है। एक ग्रुप चल रहा है अडानी जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी इसको कहीं ना कहीं जिन्होंने खुली छूट दे रखी है कि आप सारी चीजें स्टॉक कर लीजिए। 100 रुपए की चीज जब मार्केट में 500 की होगी तब एक साथ आप उसको छोड़िएगा मार्केट में, तब उससे पहले सारे मार्केट की चीज आप खरीद के अपने पास रखिए। आज पूरा जो एक फोकस तैयार हो रखा है पूरे हिंदुस्तान में, इन लोगों ने जितनी भी जनता की क्रय की चीजें हैं सबको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में कर लिया है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप ये देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज लगातार ये कमर्शियल सिलेंडर जो आप ये देखिए हर महीने बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 102 रुपए आप बढ़ाते हैं कि सिलेंडर में, तो कई करोड़ सिलेंडर आपके बिकते हैं, तो कई हजार करोड़ रुपए घोटाला सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अडानी ग्रुप कर रहा है। और कहीं ना कहीं देश का जो सोची समझी साजिश की बहुत बड़ी लूट चल रही है, जिसके कारण आज ये हमारा उत्तराखंड ही 4 धाम प्रभावित नहीं है, पूरा देश प्रभावित हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर हमारे पर्यावरण उत्तराखंड में पड़ने वाला है, 4 धाम की यात्रा में पड़ेगा। आप देखिए जहां पर सिलेंडर नहीं पहुंचेगा या महंगा पहुंचेगा, वहां लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी का इस्तेमाल होगा, जंगल कटेंगे। कहीं ना कहीं 4 धाम के समय इस तरह की बढ़ोतरी 4 धाम की यात्रियों पे एक अतिरिक्त बोझ डालने की केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। कहीं ना कहीं इसका हम सब विरोध करते हैं और केंद्र सरकार को कम से कम जो इनके ये चंगू मंगू छोड़ रखे हैं अडानी अंबानी, इन पे पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। भारत सरकार यहाँ पे गवर्न करती है, पूरा देश महसूस कर रहा है कि अडानी पूरे देश को गवर्न कर रहा है। आप देखिए सारे चेक पोस्ट उनके पास हैं, सारे एयरपोर्ट उनके पास हैं, सारे टोल प्लाजा उनके पास हैं, गैस उनके पास है, तेल उनके पास है, हमारे खाने की चीजें उनके पास है। आज गेहूं अडानी हमें देता है तो हम खाते हैं, आटा भी हमारे अडानी के माध्यम से आता है। किसान आंदोलन अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके धन्यवाद देश के किसानों का। अगर सक्सेस हो जाता तो आप ये 40 रुपए किलो की चीनी, ये अडानी हमें 400 रुपए किलो खिलाता। जो हम गैस का सिलेंडर 2300 रुपए खरीद रहे हैं, ये गैस का सिलेंडर पिछले साल तक 1100 रुपए का था। कौन सी ऐसी महामारी, कौन सी ऐसी अपने 1 साल में दोबारा आई कि आपका गैस, पूरी दुनिया में गैस सस्ती हो रही है, हमारे लिए महंगी हो रही है। रशिया से हमारे गैस सस्ती आ रही है, पेट्रोल सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद सेंटर ने आज तक किसी ने जनता को रिलीफ नहीं दिया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। और इस तरह से केंद्र में मोदी जी ने पूरी एक अपनी एसोसिएशन कोकस बना के इन सब उद्योगपतियों खुली छूट दे रखी देश को लूटने की। इसमें जनता को सड़क पर करना होगा, इनका विरोध करना होगा। ठीक है, यानी इनका विरोध करना होगा क्योंकि आप सबको लग रहा है कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ाई गई है। सुभाष चाची हमारे साथ में लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, आपका भी स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सुभाष जी, आपने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात को सुना। यहाँ पर अगर बीजेपी को छोड़ दी जाए तो लगभग सभी ने विरोध किया यहाँ पर महंगाई का साफ तौर पर। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि महंगाई का सिर्फ असर भारत में नहीं है बल्कि बाकी की दुनिया में भी महंगाई की मार पड़ रही है। लेकिन क्या नहीं लगता कि भारत सरकार को थोड़ी राहत देनी चाहिए? कई ऐसी चीजें हैं जो भारत देश में सबसे ज्यादा महंगी बिक रही हैं, ऐसा क्यों है? और अब जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत, तो महंगाई का कितना असर इस यात्रा पर देखने को मिलेगा? विस्तार से बताइए। सिलसिलेवार में आपका सबसे पहले जवाब दे दूं कि मुझे तो ये हंसी लगता है कि जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ गई है। जब बेरोजगारी, जब 50 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए तो क्रय शक्ति कहाँ से बढ़ गई? अब तो ये कहें कि दवा लोग खा क्यों रहे हैं, ऐसा तर्क हम दें।
लोगों के चूल्हे कैसे जल रहे हैं, हम ऐसा तर्क दें। और सवाल उठता है कि ऐसे ही तर्कों के सहारे और ऐसे ही बहस के सहारे ये लोग सरकार चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हास्यास्पद आपको नहीं लगता कि जब 350 रुपए सिलेंडर हुआ करता था उस समय स्मृति ईरानी सड़क पर आप लोग याद कीजिए, वो विजुअल होगा आप लोगों के पास। लेकिन एक बात है कि विपक्ष में वो ताकत नहीं है जो जिस समय भाजपा महंगाई को लेकर के आंदोलन करती थी 350 रुपए सिलेंडर पर, वो 1100 रुपए सिलेंडर पर इनकी हिम्मत, इन सारे विपक्षियों की मैं बोल रहा हूँ, इनकी हिम्मत नहीं है कि उतना उग्र आंदोलन, उतना आक्रोश लोगों का सड़क पर ये ला करके खड़े हों। ये सब लोग टेलीविजन पे दिखेंगे, फेसबुक पे दिखेंगे, इन लोगों ने आंदोलन की, इन लोगों की मंशा खत्म हो गई है, इनके जिन से निकल गया आंदोलन। ये सारे विपक्षियों को खुद भी मंथन करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा बात है कि जब सरकार ही जमाखोरी पे लग गई है तो दूसरा कौन जमाखोरी नहीं करेगा। जमाखोरी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 50 रुपए से 55 रुपया 50 से 55 रुपया जो है पेट्रोल पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के मुनाफा कमा रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये डाटा कह रहा है। आप उस पर चले जाइए, साइट पर आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं बड़े भोलापन के साथ कि राज्य सरकारें जो है वो अपना टैक्स जो है वो कम करे। सवाल ये उठता है कि आप अपना टैक्स कम नहीं करेंगे, राज्यों को कहेंगे एक बात। दूसरी बात, जो ये राज्य सरकारें किसकी हैं? लगभग ज्यादा जगहों पर आपकी सरकार है, 80% जगहों पर आपकी सरकार है, 90% जगहों पर आपकी सरकार है। आप सीधा आदेश दे सकते हैं कि आप इतना कम कीजिए। तीसरी बात, आपको याद होगा कि इस एक समय कहा जाता था लोगों से, जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे थे लगातार, तो ये तर्क दिया जाता था कि मनमोहन सरकार ने जो है बहुत सारा कर्जा ले रखा है, प्रधानमंत्री उसको चुका रहे हैं। ये जितने आपको ये ऐसे तर्क गढ़े जा रहे थे, आज वो तर्क नहीं गढ़ा जा रहा। अब एक नया तर्क गढ़ा जा रहा है कि विश्व में जो है कहाँ महंगाई नहीं बढ़ रही है तो यहाँ भी बढ़ेगी। मतलब ये बात हुआ कि एक आंख अगर कोई दूसरा फोड़ ले तो हम भी दूसरा फोड़ दें और कहेंगे भाई साहब देखो वो तो एक आंख का अंधा है तो हम दो नहीं हो सकते हैं क्या। तो सवाल है कि जब ऐसे ही सहारे, ऐसे ही नैरेटिव और ऐसे ही बातों और कुतर्कों के सहारे जब देश को चलाना है तो फिर भगवान मालिक है। तीसरी बात, मैदानी क्षेत्र में जब ढुलाई आसान है, पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में किसी चीज को पहुंचाना, कोई भी माल हो, पेयजल हो या 1 लीटर तेल हो या 1 लीटर पानी की बोतल हो, जो यमुनोत्री जाएगा, जो गंगोत्री जाएगा, जो केदारनाथ बद्रीनाथ लेकर के जाएगा, उसकी ढुलाई उसकी खच्चर से वो ढुलवाए तो, या जीप या गाड़ी या टैक्सी के सहारे ढुलवाए तो जाहिर है उसके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। तो फिर सरकार जब इसकी व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं तो फिर लोग अपने स्तर पे करेंगे तो लोग, ये दोहन जो होगा तीर्थयात्रियों का, इसके लिए कौन जवाब दे। आपने कहा कि सर्विस टैक्स आपने कम कर दिया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सर्विस टैक्स जो है केदारनाथ बद्रीनाथ आदि बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में तो सर्विस टैक्स के 10 रुपए चार्ज करते होंगे, 20 रुपए करते होंगे, 50 रुपए करते होंगे, लेकिन छोटे छोटे जितने होटल है वहां तो सर्विस टैक्स जैसा कुछ है नहीं, वहां तो लोग जेब से पैसे देते हैं, चाय पीते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब ये सारी चीजें, डीजल और पेट्रोल की यातायात और कम्युनिकेशन का मुख्य साधन जो है सामान की ढुलाई का, वो डीजल और पेट्रोल है। दूसरा, घर में जो लोगों के खाना बनते हैं उसका काम रसोई है। रसोई आज हमने पढ़ा कि 2398 रुपए यानी 2400 रुपए की जो है वो सिलेंडर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब दुकानों के लिए कमर्शियल सिलेंडर 2400 रुपए का हो गया तो वो आदमी जो रोटी बेचेगा, वो आदमी जो दाल बेचेगा, वो आदमी जो चावल बेचेगा, वो कैसे बेचेगा। बिल्कुल, यह सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात इस सरकार में जो मैंने देखा है, जो मैं देख रहा हूं अपने अनुभव से, तो ये देखा कि पहले सरकार में बेचैनी होती थी कि महंगाई बढ़ रही है। अब ये सरकार में बेचैनी ना तो राज्य सरकार में दिखती है, ना केंद्र सरकार में दिखती है। हमेशा एक नए तर्क गढ़े जाते हैं, एक कुतर्क गढ़ा जाता है और जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे लोगों को ये बताया जाता है कि यहाँ ये हो गया, कल वो हो गया। ये देखिए कि देश में ये पहली बार हुआ है कि कोयला ढुलाई के लिए 658 ट्रेनें रद्द की गई। हम कहते हैं कि क्या सरकार को ये नहीं पता था कि गर्मी के दिन भी आएंगे? क्या सरकार को नहीं पता था कि गर्मी के दिन में जो है खपत बढ़ जाती है, इसके लिए हम क्या करें? क्या सरकार को नहीं पता था कि कोयले की सप्लाई कहाँ से होगी? सवाल ये उठता है कि ये टोटल सिस्टम फेलियर है और इस सिस्टम के लिए यहाँ राज्य सरकार की छोड़ दीजिए, राज्य सरकार क्या करेगी? यहाँ की राज्य सरकार के पास, उत्तराखंड राज्य सरकार के पास सिवा टैक्स के या तो शराब से कमाए या फिर पेट्रोल डीजल से कमाए या खनन से कमाए, इसके अलावा यहाँ सीमित साधन है।
अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस पर, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि हम इसके लिए क्या करें, कितनी रियायत दे सकते हैं, या जैसे आपने कुंभ के लिए पैकेज दिया उस तरह आप चारधाम यात्रा के लिए भी एक पैकेज देते राज्य सरकार को, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि ये यात्रा जो है सकुशल हो, लोगों के बीच हो और बड़ा अच्छे माहौल में यह यात्रा होती। लेकिन मुझे वो गंभीरता कहीं से नहीं दिख रही, ना वो बेचैनी दिख रहा है। अभी आप हमारे भाई रविंद्र जी ने कहा, ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है। अब ऐसे ही ऐसे कुतर के गढ़े जाएंगे, ये खुद भी खरीद रहे होंगे, इन्हें खुद भी पता है, लेकिन ये क्या करें, ये बात है बोलने के लिए। सवाल ये उठता है कि बिल्कुल सुभाष जी, यहाँ पर कई सवाल हैं कि आखिर इस महंगाई पर क्यों रोक नहीं लगाया गया। हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और वापस लौटेंगे अपने इस चर्चा में और बात करेंगे कि आखिर क्या महंगाई का असर पड़ेगा चारधाम की यात्रा पर। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या चारधाम की यात्रा पर महंगाई का पावर ब्रेक लगने वाला है, और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, एक बड़ी आम सी बात है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले तो किराए के बारे में सोचना पड़ता है, उसके बाद वहां जाकर रहने के बारे में सोचना होता है, और उसके बाद हम खाएंगे क्या ये सोचना होता है। अगर तीनों ही आम चीजों पर देख लें तो जाने के लिए पेट्रोल डीजल, रहने के लिए होटल और खाने के लिए खाना, लगभग सब कुछ महंगा है। तो ऐसे में चारधाम की यात्रा एक आम व्यक्ति, एक मध्यम परिवार का व्यक्ति कैसे सोच सकता है? क्या इसके लिए सरकार को सोचना नहीं चाहिए? रविंद्र जी, रविंद्र जी आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से ऑयल सेक्टर में तेलों के दाम बढ़े हैं, कच्चे तेलों के दाम, उसकी वजह से पूरी दुनिया में, और हम भी एक दुनिया का हिस्सा है, तो उससे उसकी वजह से हर चीज के ऊपर महंगाई का असर आता है, जिसके कारण जो है माल महंगा होता है। अब जहां तक रही चारधाम यात्रा में, ये बात सही है कि जिस समय यात्री आएगा उसको यात्री किराया, चाहे वह अपनी गाड़ी से आए या सरकारी वाहन इस्तेमाल करे, सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल करे या होटल करे, तो इसका असर तो महंगाई का रहता ही है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने कुछ चीजों पे कोशिश की है, खाने पीने के दामों पे जो है सीमित उनके रेट तय करे हैं, जिससे कि आने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। मैं इसी उसमें एक चीज और, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी बहुत हमारे ज्ञानी पत्रकार हैं, लेकिन मैं इनके बात पे ये बार बार एक बात कह रहे थे कि कोई ना कोई बात गढ़ देते हैं, तो मैं उनकी एक बात का जवाब दूंगा, जो इन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जो है कर्जा छोड़ा था तेल पे। तो मैं एक 4 जून 2008 का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान आज भी आप देखेंगे, गूगल पे जाके भी सर्च कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 लाख करोड़
200,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है हमारे ऊपर ऑयल सेक्टर में, जिसके ऑयल बॉन्ड 150 करोड़ रुपए के हमें देने पड़ेंगे, 150,000 करोड़ रुपए के, जो उन्होंने उस समय तैयार किए थे, जिसके कारण राजकोषीय घाटा भी बढ़ गया था। आपको 2008-9 की अगर बात याद हो तो ये कोई कुतर्क नहीं है, ना ही कोई हमारी द्वारा घड़ित बात है। जो 2030 तक मेरे जानकारी के अनुसार 2030 तक ये कर्जा उतरेगा जो ऑयल सेक्टरों को बॉन्ड बना के इन्होंने दिए गए थे। तो एक कारण ये भी है। और रही बात अभी क्या सिर्फ यही कारण है रविंद्र जी, क्या सिर्फ यही कारण है कि महंगाई बढ़ रही है? ये कारण नहीं है। हाँ। मैं इस विषय पे आना नहीं चाहता था क्योंकि कह दिया जाता है कि सारे कर्जे नेहरू जी छोड़ गए और लोग कहाँ छोड़ गए? मतलब सब नेहरू जी के जमाने, कांग्रेस के जमाने से तो सारे कर्जे चल रहे हैं, बाकी हम लोग बेवकूफ हैं चुकाने के लिए। पाम ऑयल ऑयल ही रहेगी आपका। आप बताइए ना, कितने जगह आप लोगों ने 500 कार्यालय बना लिया अपने बीजेपी के कार्यालय। आप बताइए, ये तो बता दें। आप कहेंगे वो जनता दे रही है। आप इतना टैक्स हमारे ऊपर बढ़ा रहे हैं, सरकार अपना टैक्स कम नहीं करना तो बताइए, सारा टैक्स जनता के ऊपर डालिए। हम तो सीधी बात ये कहेंगे, कल तक जो महंगाई इनको महबूबा लग रही थी, कल तक जो महंगाई स्मृति जी को कल तक जो महंगाई महबूबा लग रही थी, आज वो कल तक जो डैन लग रही थी आज महबूबा बन गई है इनकी। कल तक वो डैन थी, महंगाई खाई डाइन, ये इनका स्लोगन चल रहा था ना उस समय। सुभाष जी समझ रहे हैं, उस समय इनको डैन लगती थी, आज वो देवी का रूप हो गई है महंगाई। देखिए ये रविंद्र जी इतना बुद्धि कहाँ से आप लोग लेकर आते हैं? भगवान देता होगा ऐसी बुद्धि। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ये नहीं, आपको मौका देंगे। देखिए ठीक है दीपक साहब, पूरी बात तो उनको बोलने दीजिए, मैं खुद उनको बीच में टोक रही हूँ। लेकिन रविंद्र जी, जैसे आपने कहा कि अभी आपको गूगल पर मिल जाएगा, गूगल पर और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे रामदेव स्वामी जी ने क्या कुछ कहा था, अभी वो भी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आते हैं ना। और देखिए देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें तय होती है। अब आज कल किसी ने क्या कहा था, कल किसी ने क्या किया था, ये तो हम कह सकते हैं। कल किसी ने क्या कहा था ये आप अभी आपने कहा, अभी आप अगर आप कुछ कहते हैं, आप जब सत्ता में आए तो आपने कहा था ना कि हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे, हम जनता को इन सारी चीजों से निजात दिलाएंगे, रोजगार देंगे। आपने कहा ही तो है, कौन सा आपने बॉन्ड साइन कर दिया सत्ता के साथ? जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको लेकर आए। अब आप कह रहे हैं कि हम कहीं पर विश्वास नहीं करते। पे कभी जीएसटी पे, कभी रेरा पे, कभी प्राधिकरण। दीपक जी कौन सी चीज ऐसी नहीं जिसका आपने लैंप लगा रहा है? आज महंगाई जनता को लैंप लगा रखा है। दीपक जी उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिएगा। जो सरकारें बनी है वो ऐसी आतंकवादियों को प्रमोट कर रही है। अब हम आतंकवादी हो गए हैं। दीपक जी ऐसे मुद्दों से हम भटक जाते हैं, हमें किसी और मुद्दे पर नहीं, हमको महंगाई पर बातचीत करनी कि आखिर कैसे महंगाई बढ़ रही है, क्यों लगाम नहीं लग रही है। वो तो आपको पता नहीं, हम आतंकवादी दिख रहे हैं आपको। दीपक जी प्लीज, दीपक जी ऐसे उनको जवाब, ऐसे ना मुद्दा भटक जाएगा और वो जवाब नहीं देंगे। दीपक जी प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे हम दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं और वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो बच जाएंगे सवालों का जवाब देने से। दीपक जी प्लीज शांत हो जाइए। रविंद्र जी आप बोलिए। महंगाई पता है कितनी प्रतिशत है? नहीं देखिए महंगाई पे बात छोड़ो यार। रविंद्र जी महंगाई पर यहाँ आतंकवादी कोई नहीं है, सब प्रवक्ता है। महंगाई पर बोलिए। देखिए खाम खा किसी, जब हम सही विषय पे बात कर रहे हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ आप बोलिए। इसलिए मेरे को अगर कोई करेगा इंटरप्ट तो फिर मैं कुछ और इंटरप्ट करूंगा उसे। नहीं आप बोलिए अपनी बात पूरी करिए आप। तो देखिए मैं जिस प्रकार से बता रहा था आपको, गैस के सिलेंडरों की जिस समय 2014 में हम चुनाव में आए थे, तो यही कांग्रेस थी जो 2014 में कांग्रेस ये वादा कर रहे थे कि हम 9 नहीं, हम 10 देंगे, 8 नहीं, हम 7 देंगे। किस प्रकार से लोगों को गैस की सिलेंडरों की लाइन पे लगा दिया जाता था, लोगों अपने काम की जगह गैस के सिलेंडर ढूंढते फिरते थे। आज स्थिति ये नहीं है। और आप ये लगाइए कि अभी हमारे सुभाष भाई कह रहे थे कि लोगों की क्षमता बढ़ी है, मैं बिल्कुल वैसे कह सकता हूँ। लोगों की क्षमता बढ़ी है, खरीदारी की क्षमता बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों का रोजगार बढ़ा है। ऐसा नहीं है। ये आंकड़े श्रम मंत्रालय के जो आंकड़े आए हैं, और पीछे अभी वर्ल्ड बैंक ने भी अपने आंकड़े दिए थे भारत को देके,
तो आप आंकड़ों को नहीं जा सकते सर। अगर ये ऐसे तो कुछ भी बोल रहे हैं 58 लाख लोग। रवि भाई निवेदन है, आप अपनी सरकार से ये कहिएगा हमें हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, हम लैंड में रख लेंगे। आज बेरोजगारी की लैंड में लगने से बड़े कल महंगाई की लैंड में चीटियां मर ले। अरे सुनिए, आप केजरीवाल की तरह पता है दीपक जी प्लीज, दीपक जी और रविंद्र जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। ऐसे हम मुद्दों से भटक जाते हैं और वो मैं नहीं चाहती, मैं मेरी डिबेट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। दीपक जी प्लीज और रविंद्र जी आप भी। दीपक जी प्लीज, ऐसे बीच में बोलेंगे तो फिर किसी की बात नहीं समझ में आती। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति से जो सवाल किया गया है वो उसका जवाब जब वो बोल लें, आपको जो बहुत ऑब्जेक्शन वाली लगती है, आपको जहाँ के लिए लोग लाइन पे लगे तो हैं। अरे हम भी तो इसी पर सवाल कर रहे हैं ना। आपको जो भी बात ऑब्जेक्शन की लगती है, बोलने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए, आप अपनी बात रखिए, हम आपको भी पूरा मौका देंगे। दीपक जी प्लीज, हम आपको पूरा मौका देंगे। सुभाष जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से सुभाष जी को जोड़ लेते। सुभाष जी, गैस सिलेंडर लेने के पैसे आ जाएंगे आपके पास, सिर्फ आप ही के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। नहीं रविंद्र जी प्लीज, अब आप भी शांत हो जाइए ना। अगर वो शांत है तो प्लीज रविंद्र जी, ऐसे फिर ये गलत बात है। देखिए, मैं किसी की बात के बीच में उलझना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, लेकिन डिबेट में तो ये होता है ना, डिबेट में ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग बड़प्पन दिखाइए और प्लीज सुभाष जी की बात को सुनते हैं। सुभाष जी। रविंद्र भाई, ये उलझने की बात तो खैर है ही नहीं, यहाँ तो तर्क से तर्क की बात हो रही है। एग्जैक्टली। फिलहाल बात ये है कि इतना मुझे समझ में आया कि रविंद्र जी का क्रय शक्ति बढ़ गया है और रविंद्र जी के पार्टी के जो लोग हैं उनकी भी क्रय शक्ति बढ़ी होगी, संभव है। लेकिन हम पत्रकारों का तो नहीं बढ़ा है क्रय शक्ति। खैर, फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि नेपाल में इससे सस्ते में पेट्रोल मिल रहा है। नेपाल भारत से पेट्रोल खरीदता है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। बिल्कुल। अब क्रय शक्ति की आप बात कर रहे हैं और जीडीपी और आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की जीडीपी और बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है हमसे, आप भारत से आज के डेट में ज्यादा अच्छा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, ये IMF का ये डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एक चीज को समझिए, 7 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए, अब आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, अब आपको जवाबदेही निभानी पड़ेगी। और आप अपनी बात बोल करके कहेंगे कि वो तो कल क्या बोला, परसों क्या बोला, तो आपको नेहरू जी ने क्या बोला वो याद है, आजादी के समय क्या हुआ वो याद है, इसके बाद की सारी बातें इंदिरा जी आपको याद है, राजीव जी आपको याद है, सोनिया जी आपको याद है, सोनिया जी इटली में क्या करती थी वो आपको याद है, आपने क्या किया वो आपको याद नहीं, आपने अच्छे दिन के वादे किए वो आपको याद नहीं है, आपने 2.5 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने के वादे किए वो आपको याद नहीं है, आपने महंगाई कम करने की बात कही वो आपको याद नहीं है, मनमोहन सिंह का हटाया था 2008 का आपको याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि 2014 में जब मनमोहन सिंह ने आपके हाथ में सरकार दिया था उस समय कितना कर्ज था और उसके बाद आपने कर्ज को कितना बढ़ाया, ये आपको याद नहीं है। सवाल ये उठता है कि बात अगर जब तार्किक होगी तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को समझेंगे। बिल्कुल। बेसिक बात ये है कि अपनी इतनी हिम्मत रखिए, आप सरकार चला रहे हैं, आप इतनी हिम्मत रखिए कि हाँ अगर आप में कमी है तो आप उसको स्वीकारिए कि हाँ महंगाई है। इसका सीधा तरीका ये था कि ये 4 धाम यात्रा 3 साल से नहीं हुआ है यहाँ पे कोरोना की वजह से, इस बार फुल फ्लेजेड 4 धाम यात्रा हो रही है। यहाँ सरकार को चाहिए था कि अब कोरोना में उतने वारे न्यारे हुए, कुंभ घोटाले में, कुंभ में बड़े घोटाले हुए, आज तक जांच का विषय है, जांच चलेगी, होगा क्या होगा बाद की बात है। सवाल ये उठता है कि आप 1000-2000 करोड़ रुपया 4 धाम यात्रा को भी दे देते। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार ये व्यवस्था कहती कि यहाँ से सारी सरकारी बसें जाएंगी, लोगों को इतने ही किराए में, इतना रिबेट में लेकर के जाएंगी। GMBN के हर जगह होटल है, आप उसमें होटल में कितना छूट किए ये बताइए। बिल्कुल, राहत दी जा सकती थी, राहत दी जा सकती थी कहीं ना कहीं। राहत सवाल ये उठता है कि आप वहाँ कोई बहस करना नहीं चाहते। बिल्कुल, राहत दी जा सकती थी। नई सवाल खड़ी कर देंगे और ये हमारे भाई लोग तो बोले हैं ही, यूकेडी वाले, कांग्रेस वाले और ये आप वाले, ये उलझ जाएंगे उस सवाल पे। आपका बहस खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बाकी मेहमान हैं, हालांकि उनको लेना चाहिए, लेकिन फिर भी रविंद्र जी कुछ कहना चाहते, छोटी सी प्रतिक्रिया रविंद्र जी दीजिएगा, उसके बाद कांग्रेस और कमलकांत जी को जोड़ेंगे। बोलिए। बिल्कुल, मेरे भैया सुभाष जी ने बिल्कुल बात सही कही है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि राहत देने की बात मान तो लिया आपने, लेकिन राहत के साथ साथ लोगों को सुविधा। आज की 4 धाम यात्रा और पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले का रविंद्र जी फिर आपने यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी, मैं खुद आपको, मैं किसी पार्टी से नहीं, प्लीज मुझ पर कोई आरोप मत लगाइएगा, लेकिन
ये कहाँ सुविधा? सुविधा तो तब है ना, मैंने क्या कहा, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक अच्छे होटल में रुक सकूं, खाना खा सकूं, तो कैसे जाऊंगी? एक आम व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली का कैसे प्लान करेगा? और होम स्टे तक की व्यवस्था है, होम स्टे में 300-400-500 रुपए में कमरा मिल जाता है। ये व्यवस्था भी इस प्रदेश आपको लगता है 300-400-500 रुपए में? बिजली आपकी महंगी है, होटल वालों को जनरेटर चलाना पड़ रहा है बिजली कटौती से, पानी की समस्या अलग है, उत्तराखंड में महंगाई अलग है, कैसे 500 रुपए में कमरा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अब फिर ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। 500 रुपए में कहीं, मतलब मुझे लगता है ठीक ठाक रहने लायक कमरा 2000 रुपए से कम तो कहीं नहीं मिलेगा। देखिए गरिमा जी, 500 रुपए वाले के लिए 500 रुपए का कमरा है और 20,000 रुपए वाले के लिए 20,000 रुपए का कमरा है। अब आदमी की तुलना आप जो है हर एक एंगल पे नहीं कर सकते। मैं तो मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, मैं तो मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, मैं नहीं 5 स्टार की बात कर रही। मैं आराम से 500-700 रुपए वाले कमरे में आराम से रुक जाता हूँ। अगर हमें कहीं जाना है, जाते ही रहते हैं, तो 500-700 रुपए में होम स्टे का कमरा बढ़िया सुविधा के साथ हमें मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि, और खाने में भी ऐसा नहीं है कि इतनी महंगाई हो गई है कि खाना जो है इतना महंगा है कि हम नहीं खा सकते। रविंद्र जी, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लंबे समय से कोई यात्रा नहीं की है ना, तो आप बहुत लंबे समय से कहीं गए हुए हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि अगर एक आम व्यक्ति खाना खाएगा दिन में और रहेगा जाएगा तो उसके लिए कितना बजट होना चाहिए, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। अब इसमें आप कह दें कि हम सिर्फ नमक रोटी खाकर गुजारा कर लें तो वो तो अलग बात हो गई ना, इंसान जीता है, लेकिन जीने का मतलब ये नहीं होता कि बस आप जो कह रहे हैं कि 500 रुपए में भी होटल मिल जाएगा, मैं इसकी बात पे, खैर ये कोई तर्क वैसे तो हुआ नहीं रविंद्र जी, ठीक ठाक आप चाहे जो कहें। कमलकांत जी के पास चलते हैं। कमलकांत जी, आप बताइए, आपने सुना यहाँ पर रविंद्र जी कह रहे हैं कि 500 में भी होटल मिल जाता है, फिर जनता काहे परेशान है? देखिए 59 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है, और जो पेट्रोल डीजल और जो गैस के दाम बढ़े हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक प्रभाव पड़ेगा। भारत में 80 करोड़ लोग जो हैं कार्ड धारक हैं, उत्तराखंड में 62 करोड़ लोग, 62 लाख लोग वो कार्ड धारक हैं, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो 80 करोड़ की जनता को ये सुविधाएं चाहिए, और 80 करोड़ की जनता आज इतनी दुविधा में, चाहे रोजगार के मामले में देख लिए, आप कह रहे हो महंगाई के, जो सामान्य आदमी है कि अगर दवाई लेने जाएगा तो 15 से 20% बढ़ गई है। उत्तराखंड में 2% लोगों पर, मतलब सरकारी परसेंट दवाई बची हुई है। अभी रिपोर्ट आ रही है कि वहां दवाइयां नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में ये स्थिति है, और आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी समस्या, और कह रहे हैं आप क्रय क्षमता बढ़ गई। कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि क्षमता बढ़ गई, की बढ़ गई? एक बाबा कसरत सिखाते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ज्यादा मेहनत करो, कि इसका मतलब ये क्या मतलब है कि क्या पहले मानव मेहनत नहीं करता था, कर रहा कसरत वाले बाबा आजकल वो बोल रहे कि महंगाई के लिए थोड़ी मेहनत करो। तो वो जो लोग जिस तरह का आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से जो आंसर बोल देते कि महंगाई वाकई में बढ़ी है, फिर मैंने ये भी स्वीकारा कि वर्ल्ड में, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बढ़ी है, मैंने करा, लेकिन आपने ना रोजगार पर कुछ बोलते, यहाँ पर कुछ बोलते, आप कौन सी बात पर आप विश्वास मानते, आप बता दीजिए, और उस बात को मान लीजिए ना कि आप महंगाई बढ़ी है, उसमें हम कोई वे थोड़ी कि हम आपसे लड़ रहे हैं, लेकिन जो आप किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये तो फिर हमारा आना भी बेकार है, और तो समझना भी, फिर तो जितने वाली बात है सब ठीक है तो छोड़ो, फिर क्या नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कमलकांत जी, लेकिन वो ये एक्सेप्ट करने के साथ साथ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो पूरे देश में बढ़ गई, तो भाई भारत में भी बढ़ गई, पूरी दुनिया में बढ़ गई तो भारत में भी बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, राजकुमार जी के पास चलते हैं। आप भुखमरी में कौन से नंबर पर आ गया? भारत 101 नंबर पर आ गया ना, क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं स्थिति किसी से छिपी नहीं हुई है। देश में सिर्फ महंगाई मतलब सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि सभी चीजें महंगी हो गई हैं। अब बताइए, आप कमर्शियल गैस सिलेंडर के में 553 रुपए की वृद्धि, और रविंद्र जी आप कह रहे हैं कि खाना बड़ी आसानी से सस्ता, इतने महंगा नहीं हो गया। जब इंसान इतना महंगा सिलेंडर लेगा, इतने महंगा राशन ढोकर पहाड़ पर चढ़ाएगा, तो वो महंगा क्यों नहीं बेचेगा? उसकी भी गलती नहीं है भाई, जब सब चीजें महंगी हैं तो इंसान चीजें तो महंगी बेचेगा ही बेचेगा ना। खैर,
क्रेज इतनी बढ़ गई है रविंद्र जी कि आप ये देखिए। अरे सॉरी, राजकुमार जी कांग्रेस से, राजकुमार जी आप बताइए। राजकुमार जी, शक्ति बढ़ गई, निश्चित रूप से क्रय शक्ति बड़ी होगी, मगर महंगाई उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ी है। जिस व्यक्ति की जो मजदूरी दिहाड़ी करता है व्यक्ति, 400 रुपए उसकी दिहाड़ी होती थी, 350 सिलेंडर होता था, आज उसकी दिहाड़ी 500 रुपए हुई है, और सिलेंडर जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो 1000 रुपए का हो गया है। तो आप अपने आप अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप देखिए महंगाई 3 गुना बढ़ी है। और व्यक्ति की इनकम जो प्रतिदिन मजदूरी करता है उसकी 10-15% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह जो मासिक वेतन पाते थे 10,000 से 12,000 रुपए उनकी इनकम हुई है। मगर आप ये देखिए महंगाई कितनी बड़ी है। और उत्तराखंड के अंदर जब से कोरोना है तो कितने लोगों के व्यवसाय खत्म हुए, कितनी नौकरियां चली गई है। आज निश्चित रूप से जो 102 सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, तो पता नहीं कितने चाय के ढाबे, कितने रेस्टोरेंट और कितनी चाय की ठेलियां बंद होगी। क्योंकि चाय अगर 10 रुपए की 15 कर दी तो यहाँ पर लोग उस पर उंगली उठाएंगे। 50 रुपए की थाली अगर 70 रुपए कर दी तो लोग उसे खाना बंद कर देंगे, क्योंकि खाने वाले को बजट भी खराब होगा। जो हमारे 4 धाम यात्रा में लोग आएंगे असुविधा होगी, और पूरे देश में मैसेज जाएगा कि आज महंगाई के कारण वहां पे लूट मच रही है। जो लूट केंद्र सरकार यहाँ पे मचा रही है गैस पेट्रोल के माध्यम से, उसका प्रभाव कहीं ना उत्तराखंड की जनता पर पड़ेगा और रेट सब जगह बढ़ेंगे। आज बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी जाएगा उत्तराखंड के अंदर कि उत्तराखंड के जो यहाँ पे हमारे ढाबे वाले, चाय वाले, रेस्टोरेंट वाले कि जो तय रेट है उससे ज्यादा ले रहे हैं। आप कह रहे थे अभी कि सरकार ने रेट को निर्धारित किए, तय किए हैं। अब जब सरकार ने रेट तय कर दिए तो सरकार को कम से कम 2 महीने तक वेट करना चाहिए था। आपने 10-20 रुपए नहीं बढ़ाए, आपने 102 रुपए बढ़ाए। अगर कोई 2 सिलेंडर यूज करेगा तो उसके 200 रुपए से ज्यादा प्रति माह का खर्चा आएगा उस पर। ठीक है, यानी बेसिकली लोड तो जनता पर ही पड़ रहा है ना, सबसे ज्यादा पिस तो जनता ही नहीं है। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी के पास ही चलते हैं। दीपक जी आपके पास ही आता है, लेकिन दीपक जी पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा। दीपक जी सवाल सुन लीजिए। दीपक जी सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को भी इस बार तीसरे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि बुरी हालत आम आदमी पार्टी की हुई, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो मुख्य विपक्ष के तौर पर खड़े होकर एकदम भूमिका निभाएंगे। लेकिन अभी सुभाष जी ने एक बड़ी अहम बात कही कि महंगाई के मुद्दे को विपक्ष ठीक से नहीं उठाता है। अगर इतने जोर शोर के साथ एक आंदोलन करे तो ऐसा नहीं है कि सरकार पर इसका असर नहीं पड़ेगा। क्या आप भी उसमें शामिल हैं? क्यों नहीं उतनी आवाज उठाई जा रही है कि सरकार को सोचना पड़े और महंगाई पर अंकुश लगाना पड़े? इसका सवाल भी दीजिए और जो कहना है कहिए। दीपक जी हम लोग भी उठाएंगे इस चीज को, सभी लोग उठा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में कहाँ आता है। तो इसमें इतना ईरानी ने जो दिखाई थी उस समय 2014 के समय पे सिलेंडर उठाया था, वही उस समय महंगाई दिखाई थी। आज हम उठाते हैं तो लाठियां, भांजे, मुकदमे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। नहीं तो पर उस तरह का आंदोलन आप क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको लगता है कि स्थिति बेहद खराब है तो आपको उसी तरह का आंदोलन करना चाहिए ना। जो चाहेंगे वैसे चला लेंगे। हम भी विपक्ष के रूप में है, कहीं हम लोग भरोसा किए हारने जितना मैदान है इसमें चलता रहता है। कल कभी कोई आएगा, कल कोई जाएगा, ये लेकिन हम लोग, हमारी पूरी टीम, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं और भी विपक्ष जो हमारे साथ हैं, सभी जनता भी है, तो किसी तरह किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन दीपक जी अब जब आपके पास आई तो मैं आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपके पास वापस लौटेंगे दीपक जी जब आपसे सही तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। सुभाष जी के पास चलते हैं। सुभाष जी अभी आपने सुना, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को ठीक से नहीं उठाता, इसी के चलते सरकार बेफिक्र होकर महंगाई लगातार बढ़ाती जा रही है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि राहत महंगाई में दी गई थी इससे पहले। क्या अब जब 4 धाम की यात्रा है, क्या महंगाई में थोड़ी सी राहत नहीं दी जा सकती? क्या इन यात्रियों को, इन श्रद्धालुओं को थोड़ी सी राहत नहीं दी जा सकती? सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती? गरिमा जी, ये सीधा मसला ये था कि जब आप लगातार 1.5 साल से लोगों को मुफ्त में जो है अनाज दे रहे हो, क्या यह संभव नहीं था कि आप जो है पहाड़ पर जो तीर्थयात्री जाएंगे उनके लिए जो है GMBN के तरफ से, गढ़वाल मंडल के तरफ से जो है जगह जगह भोजनालय का व्यवस्था कराया जाए, जगह जगह लोगों को रहने की व्यवस्था कराई जाती, जगह जगह लोगों को पेयजल के लिए उनको फ्री में वो बोतल क्यों खरीदे, उनको पानी सरकार फ्री में मुहैया कराती। ये सारा व्यवस्था हो सकता था, संभव है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपकी नियत में ऐसा होगा तब तो हो। वो कहीं से सरकार की बेचैनी कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। इसलिए अलग से फंड सरकार ने क्या रेज किया? क्या उत्तराखंड सरकार ने कोई फंड रेज किया है अलग से?
तो लोग जो आएंगे उनके खाने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उसके लिए क्या व्यवस्था है? आपने यहाँ तक तो आपने GMBN के गढ़वाल मंडल के जो होटल है उसके तो किराए आपने कम किए नहीं, वहां तो भोजन आपने कम किए नहीं। फिर आपको मोरली क्या हक बनता है कि आप दूसरे होटल वालों को कहेंगे कि आप कम करो? सवाल इसका उठता है। बिल्कुल, यानी बहुत सारे सवाल हैं। रविंद्र जी, आपने सुना यहाँ पर, आप राहत क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या चारधाम यात्रा के लिए कुछ स्पेशल बजट नहीं होना चाहिए था सरकार की ओर से? क्या केंद्र सरकार की ओर से कुछ अहम चीजें नहीं की जानी चाहिए थी? मेरे पूछे जी रविंद्र जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप पे जिस प्रकार से ये आज आपने अपने चैनल के माध्यम से बात उठाई है, सरकार भी कहीं ना कहीं विषय पे कहीं ना कहीं समीक्षा, अपनी चिंता व्यक्त करी है भी है और इस पे समीक्षा भी कर रही है। और हो सकता है कि जल्द इस पे कुछ ना कुछ ऐसा सुविधा के तौर पे सरकार कोई फैसला ले। ये तो सरकार इस पे क्या आइडिया दूसरा होता है ना, पता लग जाएगा जिस प्रकार से करे तो आईडी दूसरा ही। हेलो रविंद्र जी की आवाज हम तक पहुंच पा रही है ठीक से? हेलो रविंद्र जी, रविंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से सरकार इस पे चिंतित है, समय में बिना कोई इस पे कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा कि जिससे कुछ राहत दिया। लेकिन फिर भी और प्रदेशों की तुलना अगर आप करें, मैं आज एक आंकड़ा दे रहा था अखबार के माध्यम से, तो फिर भी उत्तराखंड कहीं ज्यादा बेहतर है। जहाँ पश्चिम बंगाल में 10.18 के लगभग है, वहाँ हमारे प्रदेश में 6 पॉइंट के लगभग महंगाई दर है। तो और प्रदेशों की तुलना में हम काफी अभी भी राहत की बात है। और इस प्रकार से पेट्रोल डीजल में हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से सारे देश भर में राहत देने का वैट पे और उस पे टैक्स पे कम किए थे पैसे, और उन राज्यों ने जहाँ पे हमारी सरकार नहीं है उन्होंने किसी ने भी नहीं किया और इस विषय पे कभी भी कोई चर्चा नहीं करता। जबकि हमारी इस कारण इनकम कम हुई, उनकी इनकम इस पे बराबर रही जारी। तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जिस प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार ने भी किया, तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ इसमें राहत देने का काम सरकार जरूर करेगी। ठीक है, यानी सरकार थोड़ी बहुत राहत पहुंचा सकती है। ठीक है, राजकुमार जी आप बताइए। राजकुमार जी, सरकार का कहना है रविंद्र जी का कि सरकार कुछ राहत पहुंचा सकती है, लगता है आपको? क्योंकि इसके पहले जब राहत दी गई थी तब चुनाव हुए नहीं थे। हमने देखा ना कि चुनाव जब तक हुए 137 दिनों तक पेट्रोल के दामों में भी एक भी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए पेट्रोल के दाम तेज रफ्तार से बढ़ने लगे। डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई थी। तो अब क्या लगता है, राहत इनकी ओर से जो दी जाएगी वो जनता को फायदा करेगी? जनता के ऊँट के मुंह में जीरा की तरह तो साबित नहीं होने वाली है राहत। इस प्रदेश के डमी मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इस प्रदेश की जनता को राहत देंगे। तो मात्र घोषणाएं कर सकते हैं और लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, और जिसका धरातल पर कोई भी यहाँ पर अभी पूरी नहीं की गई है। हाँ। लगातार आप ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपनी ही सीट को बचाने के दौरे करते जा रहे हैं। आज वो सिर्फ चंपावत के मुख्यमंत्री या विधायक या उम्मीदवार दावेदार बन के रह गए हैं। प्रदेश की उनको जरा से भी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो 4 धाम के सारे रूट पर अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जाते। कहीं कोई मैसेज, कहीं सूचना आई है कि इनके द्वारा विभिन्न रूटों पे अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए हों, या ऐसे होटल का निर्माण किया होगा कि इतने हजार लोग अचानक आ जाएंगे तो उनके रहने खाने की व्यवस्था होगी। आप गिनवाते केदारनाथ में हमने इतने टेंट करवा दिए हैं, इतने ज्यादा करवा दिए, कुछ 100 टेंट आपने बना दिए हैं, तो क्या उससे लाखों लोगों को और रोका जा सकता है? सुविधाएं दी जा सकती है? आप ही देखिए, कभी बरसात आ सकती है, पड़ सकती है, कभी बर्फ पड़ सकती है, तो वहां पर उनका ट्रीटमेंट करने के लिए सरकार के द्वारा वहां कोई व्यवस्था नहीं की है। खुद मैं केदारनाथ 2 बार होकर आया हूँ, आज तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कमी जो है वो जरूर रह जाती है, और इसी के चलते जो है जनता की आस्था पर इस बार महंगाई की मार देखने को मिल सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यही हो जाता है कि क्या सरकार महंगाई पर अंकुश लगाएगी, क्योंकि 4 धाम की यात्रा में इस बार आस्था पर महंगाई की मार इन श्रद्धालुओं पर भारी पड़ने वाली है, ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।